नमस्कार साथियों। लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने आपको बताया था राणा सांगा और बाबर के बीच में कैसे क्या जो है वो स्थिति होती है, किस तरह की परिस्थितियां बनती है, किसने क्या क्या तैयारियां की। तो अब आगे जो है वो युद्ध कैसे होगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप बहुत अच्छे से देखिएगा, आपके पूरी स्थिति अच्छे से समझ में आ जाएगी कि किसकी कैसी व्यूह रचना थी और किस प्रकार से युद्ध होता है। तो आपको युद्ध भूमि के मैदान में ले चलता हूं मैं। आप ऐसे समझिएगा ये युद्ध भूमि का मैदान ही है। ये जो है आपके सामने, ये है खानवा का मैदान। अब ये पूरा जो व्हाइट आपके सामने दिख रहा है इसको आप एक मैदान ही समझिए खानवा का। मैंने आपको बताया था कि जो पहला इनमें युद्ध होता है वो कौन सा युद्ध था? बयाना का युद्ध था। और ये कब हो गया था बयाना का युद्ध? 16 फरवरी 1527 को। ये डेट आपको याद रखनी जरूरी है, ये सारी डेट याद रखनी पड़ेगी। 1600 क्या, सॉरी 1527, 16 फरवरी 1527 को। अब यहां पर इस तरफ मान लीजिए बाबर जो है ये आ जाता है, ये खेमा है बाबर का, और इधर वाला जो खेमा है वो है राणा सांगा का। इस खेमे में सबसे पहले कौन आया इस मैदान में? बाबर आता है। और बाबर ने यहां आकर के और जो सबसे अच्छी जगह थी उस जगह का चुनाव किया। अब इसने आकर के तैयारी क्या की भाई? थोड़ी सी ऊंचाण वाली जगह देखी इसने, यानी थोड़ी सी ऊंची की तरफ जाती हुई जगह देखी जहां से ये खड़ा होकर के और पूरा मैदान देख सके। तो इसको पूरे युद्ध में मालूम चलता रहेगा कहां क्या चल रहा है, कौन सा मेरा पक्ष कमजोर हो रहा है, कौन सा सांगा का पक्ष मजबूत हो रहा है, या कहां उसके समस्या है। तो उसने सबसे अच्छी जगह का चुनाव किया और वो चुनाव करने के बाद में वहां डेरा डाल के बैठ गया। और इन 20-25 दिनों में, जो युद्ध भूमि से पहले के जो 20-25 दिन है कि 16 फरवरी को तो बयाना का युद्ध ही हुआ था, 4-5 दिन और लगे होंगे वहां बैठे बैठे सैनिकों को मोटिवेट करने में। और उसके बाद जब यहां आता है तो दूसरा जो युद्ध होगा खानवा वाला वो कब होगा? 17 मार्च को। तो 16 फरवरी से 17 मार्च के बीच में। तो अब इस दौरान बाबर ने किया क्या? अब देखिएगा, बाबर 2-3 चीजें अपने साथ में लेकर के आया था। एक तो था तोपखाना, एक तो था तोपखाना, और इसके अलावा एक पद्धति का नाम आता है तुलुगमा पत्ती, एक पत्ती आती है उस्मानी पत्ती। था क्या इसमें? तुलुगमा पत्ती जो थी वो ये थी कि शत्रु को तीनों ओर से जो घेर के युद्ध करने वाली जो नीति होती है, और एक टुकड़ी जो है वो अलग से रिजर्व के रूप में रखी जाती थी, जो अलग से टुकड़ी रहती थी रिजर्व, सुरक्षित, कि उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो पूरी रिजर्व टुकड़ी तैयार रहे, और शत्रु को तीनों तरफ से घेरा जाता था। यह पॉलिसी जो थी ये कहलाती थी तुलगमा पत्ती। एक उस्मानी पत्ती होती थी कि युद्ध भूमि में जो बैलगाड़ियों का प्रयोग होता था, तो वो उस्मानी पत्ती थी। और बाबर ने सेम वही व्यू रचना यहां जचाई जो इसने पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी के सामने जचाई थी। अब यहां राणा सांगा की यह गलती नजर आती है कि सांगा ने जब इसका पानीपत का युद्ध हुआ था बाबर का इब्राहिम लोदी के साथ, तो उससे कोई सीख नहीं ली कि बाबर क्यों जीतता है, क्या अपने साथ क्या ऐसी चीज लेकर के आया है, ये तुलगमा उस्माना पत्तीर ये सब क्या है, क्या इसकी व्यू रचना थी। क्योंकि सेना तो इब्राहिम लोदी की भी बहुत बड़ी थी, और इब्राहिम लोदी को भी यह लगा था कि वो जीत जाएगा, लेकिन वो नहीं जीता वो। तो इसने वही व्यू रचना यहां लगाई जो इसने पानीपत में लगाई। क्या किया? अपनी तरफ का जो पासा था यहां पर खाइयां खुदवा दी बीच में, इस तरह से ये खाई खुदवा दी, यानी खाई इतनी चौड़ी और इतनी गहरी है कि कोई भी डायरेक्ट इस पे से पार आ नहीं सकता। भाई इधर वाले सैनिकों के पास भी क्या होंगे? या तो सैनिक होंगे पैदल, और पैदल नहीं होंगे तो पैदल के साथ में और क्या होंगे? घोड़े होंगे। अब इनके पास में तो वैसे कोई तो और तो कोई चीज है नहीं कि कोई बटन दबाए और उड़ के सीधा इधर आ गए। और ये जो बीच में ये खाई खुदवाता है, इस खाई के पीछे जो है बैलगाड़ियां इसने स्थिर करवा करके, यानी ऐसा नहीं कि बैल भी लेके आया, बैलगाड़ियां वो इसने फिक्स करवा दी जमीन में गाड़ गाड़ के, और उन बैलगाड़ियों के अंदर इसने रखवा दी तोपें। तोपें फिक्स करवा दी यहां पे, और उनमें सुरक्षात्मक रूप से इस तरह से वो बनी हुई थी कि उनमें आराम से सैनिक अंदर बैठ सकता था, यानी वो सामने से उसको कोई नुकसान नहीं। और नुकसान क्या होगा?
बाबर को अच्छे से पता था कि राणा सांगा के पास में या तो तीर है, या भाला है, या तलवार है। यह बारूद और तोपखाना तो इसके पास था ही नहीं सांगा के पास में, राजपुताना में किसी के पास नहीं था। यह जो बंदूक होती है, यह नहीं थी इनके पास में, सांगा के पास में, इनके सैनिकों के पास में। लेकिन बाबर के पास ये चीजें थी। तो बाबर जानता था कि इधर से कोई, सामने से अगर कोई वार करेगा तो वार कैसे करेगा, दूर से वो अगर तीर फेंक के मारेगा तो भी इधर वालों को कोई नुकसान नहीं है इनको, क्योंकि ये बैलगाड़ियां इस तरह से बनी हुई है कि इनके ऊपर जो ये बना हुआ है, इनके ऊपर जाके लग जाएगा। अंदर पीछे जो सैनिक बैठा है उसके कुछ नहीं होगा। और इन खोपचों के अंदर बंदूकें लिए हुए सैनिक बैठे हैं। तोपें कैसे चलानी है वो फिक्स करवा दी तोपें, बीच बीच में इस तरह से खोपचे बनवा दिए कि उनमें सैनिक बैठ के लगातार बंदूक चला सके। तो सामने वाला तो केवल तीर ही चला सकता है, क्योंकि इस खाई को पार तो नहीं कर सकता हूं। देखिए व्यू रचना, देखिए 20-25 दिनों तक कैसे इसने अपने सैन्य संगठन किया है, किस तरह अपनी सेना को संगठित किया बाबर ने, और किस तरह से आकर के युद्ध भूमि के अंदर वो पूरी व्यवस्था बैठा रहे हैं। और मजेदार बात यह है कि इस समय भी बाबर सांगा के पास में संधि का प्रस्ताव भेजता रहा, क्योंकि बाबर को अभी भी यह विश्वास नहीं है कि वो जीत जाएगा क्या। यह तो बाबर ने वो दाव खेला था जिसमें ज्यादा चांस यही था कि बाबर हारेगा। और यही मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कर्नल जेम्स टोड ने बिल्कुल क्लियर कट लिखा है कि उस समय बाबर ऐसी स्थिति में था कि वह किसी भी शर्त को मान लेता। राणा सांगा उसको जो शर्त कहता कि यह मानूंगा, तो बाबर कहता ठीक है साहब, ठीक है। लेकिन सांगा को यह था कि मैं तो अब हार नहीं सकता, पूरा राजपुताना एक साथ है, दिल्ली के सुल्तान को मैं पहले ही हरा चुका हूं, मालवा के सुल्तान को हरा चुका हूं, और मेरा ही घर है ये, तो मेरे घर के अंदर मुझे कौन हरा सकता है। और यहां जो है बाबर ने ये बैलगाड़ियां फिक्स करवा दी जमीन में गाड़ गाड़ के, इनमें लगवा दी तोपें, बीच में बंदूक लिए हुए जगह जगह सैनिकों को भी इस तरह से बिठा दिया, वो अलग से बना के जगह। इनका एक ही काम था, लगातार तोपे चलाते रहना, बस तुम तोपे चलाते रहो। और इधर जो है वो अपनी इसने सैनिक टुकड़ी रखवा दी इस तरफ, यहां पर। और बाबर खुद कहां बैठ गया, पीछे ऊंचे स्थान की तरफ यहां आकर के बैठ जाता है। और ऊंचे स्थान पर बैठा जो बैठा, अपने साथ में एक रिजर्व टुकड़ी और रखी थी इसने, का कुछ भरोसा नहीं सांगा के सैनिकों का, पता नहीं कहां से इधर से आ जाएं, क्या अगले की व्यू रचना हो और मुझे मार दें, और मैं तो मरा तो फिर तो खत्म है सब। तो बाबर ने अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए एक रिजर्व टुकड़ी अपने पास रखता है बचा के, कि मेरी सुरक्षा के लिए वो रहे, मैं जिंदा रहा तो सब कुछ है, मैं ही मर गया तो फिर कुछ नहीं। अब बाबर तैयार है युद्ध करने के लिए। और जब सांगा को यह पता चलता है कि बाबर तो पूरा तैयार होकर बैठ ही गया है, कहा आ जाओ मैदान में, सांगा ने कहा यार ये मैं इधर देख रहा हूं, मैं बैठा हूं भुसावर में, ये बेटा उधर खानवा में चला गया। तब सांगा अपनी सेना लेकर के आता है। अब एक चीज आप गौर कीजिएगा कि बाबर एक अकेला सेनानायक है उस तरह से देखा जाए तो, और एक ही सेना है जो इसकी पूरी तरह से इसके अंडर में है, इसके नियंत्रण में है। राणा सांगा की खुद की जो सेना है वो तो सांगा के अंडर में है पूरी तरह से, लेकिन सांगा के साथ जो पूरे राजपुताना से शासक आए हैं, जो सरदार आए हैं, उनकी सैनिक टुकड़ियां किसका आदेश मानती है, वो किसके नियंत्रण में है, वो अपने अपने नेताओं के नियंत्रण में है। वो जैसे जिस जिस तरह से जो होगा वैसे हो जाएगा। वो बहुत फर्क पड़ता है इस चीज का कि पूरी तरह एक ही सेनानायक का होना, और एक तरफ जो है वो अलग अलग सहयोग करने के लिए आ गए हैं वो, लेकिन जो एक सिर्फ एक ही नेता की भावना होती है, और वो उनके नेता सबके अलग अलग हैं। और यहां आकर के भी सांगा की कोई व्यू रचना सामने नहीं आती है, सब जगह खड़े हो जाएगा, तू इधर खड़ा हो जा रहा है, इधर तू इधर लेके खड़ा हो जा, मैं कहां जाऊं, तू इधर आ जा, तू कहां जाएगा, मैं इधर आ जाता हूं, तू मैं इधर आ जाऊंगा। मैं कोई एक फिक्स व्यू रचना हमारे सामने देखने को, देखिए युद्ध जब होता है तब एक निष्पक्ष रूप से आपको देखना पड़ता है कि किसकी क्या कमियां रही और क्या नहीं, क्योंकि आजकल क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछने लगा है, कई बार बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछता है। और अगर मैं बनाऊं पेपर, और कभी भविष्य में अगर मुझे मौका मिला पेपर बनाने का, आरपीएससी के जो पेपर है वो, तो मैं जो पेपर बनाऊंगा वो ऐसा पेपर बनाऊंगा कि जो वास्तव में पढ़ने वाला होगा, और जिसके चीज समझ में आई होगी, जिसका कंसेप्ट क्लियर होगा, वही उस पेपर को बहुत अच्छे से अटेंड कर पाएगा। तुक्के लगाने की कोई संभावना नहीं रहेगी। तो अब
यहां कोई फिक्स ऐसी व्यू रचना नहीं है, लेकिन जब ये आते हैं तो साहब इनकी संख्या देख करके बाबर के होश उड़ गए। बाबर अपने ग्रंथ में लिखता है तुजुके बुके, क्योंकि बड़ी जोरदार चीजें लिखता है कि ये जो ग्रंथ है तुजुके बाबरी में ऐसी ऐसी बातें लिखता है कि कई जगह देखे तो हंसी आती है। बाबर कहता है कि मैं तो देख के हैरान रह गया था, मैं जिधर देखूं उधर राजपूत, इधर देखूं तो राजपूत, उधर देखूं तो राजपूत। मेरे सैनिक भी आश्चर्य थे, देख रहे साहब ये सेना है या क्या है ये? इतनी विशालकाय सेना, पूरा राजपुताना कम थोड़ी है साहब, पूरा राजपुताना एक साथ आ गया था सारा। और ये सांगा का ही प्रभाव था। कुछ जो सांगा की यहां नेतृत्व में या जो भी कमियां रही उनको छोड़ दिया जाए तो सांगा था। अब ये खड़े रह गए सारे सैनिक। सुबह 9:30 बजे युद्ध शुरू होता है। सुबह का जो समय है 17 मार्च का, टाइम भी आपको बता दूं मैं, 9:30 बजे युद्ध शुरू हो गया था और शाम को सूर्य अस्त होने से पहले युद्ध खत्म हो गया था। मतलब कई तो कहते हैं कि दोपहर बाद ही हो गया था, जो अलग अलग लिखा मिलता है। सुबह का तो समय आ जाता है कि 9:30 बजे के आसपास शुरू हुआ था। कई कहते हैं सूर्य अस्त होने से पहले पहले ही खत्म हो गया था, दोपहर बाद ही। कई कहते हैं दोपहर का थोड़ा समय निकला ही था, 2-3 बजे के आसपास, 4 बजे, 2-3, ये इस समय के आसपास। हालांकि आपसे कोई समय नहीं पूछेगा, ये तो ऐसी लिखी हुई बातें हैं, तो मैं किताबों में अलग अलग जो लिखा मिलता है तो कुछ अलग अलग आता है। ले दे के बात है 9:30 बजे युद्ध शुरू हो गया। और सांगा का यहां सेनापति जो है वो है हसन खां मेवाती। और जो पहला आक्रमण हुआ सांगा के, क्योंकि जोश में लबरेज थे और सारे सैनिकों को ही यह लग रहा था, जितने भी राजपुताना से शासक आए थे उनमें सबको यह लग रहा था कि हम ही जीतेंगे। और जीतने का क्यों नहीं बनता था भाई, इतना सारे का सारा पूरा इतना एक्टिव है। जय महाकाल और जय मां भवानी के रणभेरी के साथ में भाई साहब युद्ध शुरू हुआ। और पहला जो हमला हुआ, बाबर के सैनिक भाग खड़े हुए, धज्जियां उड़ गई उनके। बाबर का मराया रे यार, मसा तो मैं इनको मुश्किल से तो मैं मोटिवेट करके लाया हूं। और कई तो वो भी थे जो बयाना दुर्ग में बचे हुए थे, वो कहे यार अब बड़ा बुरा मारते हैं ये तो। पहला जो हमला होता है सांगा का वो बहुत घातक होता है। और उस हमले ने बाबर की एक बार तो तोपे ओपे फेल कर दी वो। और बाबर खुद ये कहता है कि मेरी तोपें जा रही है, गोले छूट रहे हैं, गोले छूट रहे हैं, सैनिक मर भी रहे हैं इधर सांगा के। लेकिन कई जगह कुछ सैनिक मरते हैं और दूसरे राजपूत फिर से आ जाते हैं, फिर मरते हैं और फिर खड़े होते हैं। ये राजपूत सैनिक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। क्यों, ये तो देख रहा था ना यहां खड़ा खड़ा, ये तो पूरा देख रहा था कहां कैसे क्या करना है। और इधर सांगा था, ये भी था पीछे। अभी तक सांगा युद्ध भूमि में उतरा नहीं है, ध्यान रखिएगा मेरी बात को। जब तक सांगा युद्ध भूमि में उतरा नहीं है तब तक सब सही चल रहा है। सांगा अभी तक युद्ध भूमि में उतरा हुआ नहीं है। सांगा भी अभी यही है, पीछे चल रहा है, युद्ध चल रहा है। बीच में स्थिति ऐसी आ जाती है कि बाबर के जो सैनिक हैं वो भाग खड़े होते हैं। और तोप गोलों के कारण इधर के सैनिकों का भी बहुत सैनिक मरते हैं। सांगा अपने सैनिकों को इस तरह मरते हुए देख के विचलित हो उठता है। एक योद्धा जो होता है वो भावनाओं में बहुत जल्दी बहता है। और जब वो देखता है कि उसके सैनिक मर रहे हैं और इतने जो सरदार, उसके राजपूत सरदार, इतने सैनिक, क्योंकि सांगा को हर सैनिक अपना लगता था, चाहे वो किसी भी सरदार के नेतृत्व में आया हो, किसी भी राजा का सैनिक हो। और उनको देख के सांगा के अंदर आ रहा था यार मैं भी युद्ध में लड़ूं, मैं भी जाऊं, मैं भी जाऊं। इधर की क्या स्थिति है, बाबर के सैनिक तो भाग खड़े हुए और सबको यही लगा कि अब युद्ध तो खत्म हो गया सर। बाबर ने कहा मराया रे यार, मुश्किल से तो मैं इनको लाया हूं यहां पे। और बाबर युद्ध भूमि के मध्य अपने भागते हुए सैनिकों को रोकता है और उनको रोक करके वहां भाषण देता है युद्ध भूमि के मध्य। और बड़ा खतरनाक भाषण देता है। क्या वो भाषण रहा होगा कि उसने भागते हुए सैनिकों को युद्ध भूमि के अंदर भाषण देना आसान नहीं होता, जहां एक तरफ लगातार युद्ध हो रहा है, लोग मर रहे हैं, भाग रहे हैं सैनिक, और उनको रोकना। मतलब वो इस तरह से कुछ बातें उनको कहता है कि हम सब एक ही अल्लाह की संतान है, मैं तुम्हारा कोई शासक नहीं हूं, तुम मेरे सैनिक नहीं हो, हम सब भाई हैं, हमारा एक ही मजहब है, हमारा एक ही अल्लाह है और हमें उसके लिए युद्ध करना है। अगर हम मरते हैं, उसकी एक दो लाइनें बड़ी फेमस है यहां की। बाबर कहता है कि अगर हम युद्ध भूमि के अंदर शहीद होते हैं, यानी अगर यहां मरते हैं, तो हमें जन्नत नसीब होगी और ऊपर हमें वो मिलेगी जो ये सुंदर सुंदर अप्सराएं।
यानी अगर युद्ध भूमि में हम शहीद होते हैं तो हमें जन्नत नसीब होगी, और अगर हम युद्ध जीत जाते हैं, फतेह हासिल करते हैं, तो यह संपूर्ण हिंदुस्तान हमारा होगा, जिसका हम भोग करेंगे इस हिंदुस्तान का। तो यानी वो ये कहना चाह रहा है कि हमारे तो दोनों ही हाथों में लड्डू हैं, अगर जीत गए तो भी लड्डू है, और अगर शहीद हो गए तो भी हमें जन्नत नसीब होगी, हमारा किसी भी तरफ नुकसान नहीं है। वो एक फिल्म, बड़ा डायलॉग मुझे बड़ा वो शानदार लगता है, वो बाहुबली मूवी आई थी, मैंने पहले भी कई एक दो जगह बोला तो है, वो बड़ा शानदार। उसमें बाहुबली जो फर्स्ट मूवी थी, बाहुबली प्रथम, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि वो जो बाहुबली, वो जो सामने वाली सेना होती है कालके वाली, तो उसमें देखते हैं कि बाहुबली की सेना जो है वो अचानक भाग खड़ी होती है, सब चिल्लाने लग जाते हैं मृत्यु 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 मृत्यु। सब कह रहे हैं कि अब तो हार गए हम, अब तो कुछ नहीं बचा। इतने में बाहुबली अपनी भागती हुई सेना को रोकता है और कहता है, महासेना, क्या है मृत्यु? तो सारे सैनिक उसको देखने लग जाते हैं। फिर क्या कहता है, हमारे आत्मबल से शत्रु का बल ज्यादा है, यह सोचना है मृत्यु। रणभूमि में शत्रु से भयभीत होकर जीवित रहना है मृत्यु। जिस नीच ने हमारी मां का अपमान किया, वह हमारे सामने अट्टहास कर रहा है, उसका सर काटकर मां के चरणों में अर्पित करने की जगह पीठ दिखाकर भागना है मृत्यु। उस मृत्यु को मारने जा रहा हूं मैं। मेरी मां और मातृभूमि को कोई नीच पापी छू नहीं सकता, उनकी छाती चीरकर उनको यह कहने जा रहा हूं मैं। फिर कहता है, मेरे साथ आएगा कौन? और से एक सैनिक जोश में कहता है, मैं। मेरे साथ लड़ेगा कौन? फिर दूसरा कहता है, मैं। उस मृत्यु को पार कर मेरे साथ अमर होगा कौन? फिर कटप्पा कहता है, मैं। और फिर जय महिष्मतीर, अरे सारे सैनिकों। फिर पूरा युद्ध वापस शुरू होता है और भागती हुई सेना रुक खड़ी हो जाती है, और कालके की सेना को, उसके सैनिकों को पकड़ पकड़ के वो बाहर फेंक देते हैं। युद्ध भूमि के अंदर कितना अद्भुत दृश्य रहा होगा। और सारे सैनिक रुक गए, वापस युद्ध शुरू होता है, चल रहा है काम। अब उसी समय एक गलती होगी। गलती यह होगी कि राणा सांगा अपने घायल सैनिकों को देख करके एक समय तक तो रुका रहता है, उसके बाद इससे रुका नहीं जाता और खुद युद्ध भूमि में आ जाता है हाथी पर बैठ के। और बाबर ने एक टुकड़ी इसी काम में लगा रखी थी कि आपको सांगा को ढूंढ निकालना है कि सांगा है कहां, उसको टारगेट करना है, क्योंकि वो जानता था कि इनका राजा गया, सब खत्म। और सांगा ने वो अवसर दिया, हाथी पर बैठ करके बिल्कुल क्लियर कट आपको दिख रहा है कि ये रहा राजा। और बाबर, ये जो मुस्लिम तुर्क होते थे, ये जो सुल्तान होते थे, चाहे पहले अलाउद्दीन खिलजी के समय की बात करें या मुगलों की बात करें, इनका सिस्टम बड़ा जबरदस्त होता था। एक तो घुड़सवार इनके ज्यादा होते थे, तेज तरार घोड़े होते थे। हमारे यहां जो है पैदल सैनिक ज्यादा होते थे, संख्या ज्यादा होती थी, हाथी ज्यादा होते थे। अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में आपके घुड़सवार काम आएंगे या आपके हाथी काम आएगा, या जो सैनिक पैदल है वो ज्यादा फायदे में रहेगा? जो घुड़सवार है वो। इनके पास तीर चलाने वाली एक्स्ट्रा हुआ करती थी टुकड़ी, जो सिर्फ तीर चलाने का काम करती थी। हमारे पास इस तरह से अलग से तीर चलाने की एक पूरी टुकड़ी हुआ करती थी। और इनके पास ऐसे ऐसे सैनिक होते थे कि भागता हुआ जो घोड़ा है उस पर बैठे बैठे वो तीर चला देते थे निशाने पर। मोहम्मद गोरी की बात करो, अलाउद्दीन खिलजी की बात करो, इनमें से चाहे किसी की बात करो, ऐसे ऐसे इनके पास सैनिक होते थे, इतना अभ्यास वाला होता था। तो पूरी एक टुकड़ी का काम जो है वो यही होता है कि तीर चलाना। और हालांकि अब जो एक वो टॉपिक आता है कि दूसरा जो पानीपत का युद्ध होता है वो हेमू और अकबर के मध्य होता है, और वहां भी इन्होंने यही किया था, हेमू हाथी पे बैठा था और अकबर की एक जो टुकड़ी थी जो तीर चलाने वाली, उसका यही काम था हेमू को टारगेट करना। और जो नकाब इसने पहन रखा था, सिर्फ हेमू का ही आंखें आंखें दिख रही थी, और उन्होंने सिर्फ हेमू की आंखों को टारगेट किया। और आप देखिए युद्ध भूमि के अंदर हेमू की आंख में तीर लगा, हेमू नीचे गिरा बेहोश, और फिर मार दिया उसको, वहीं खत्म कहानी। भविष्य में आगे जो, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है इस तरह से, जो इंडियन हिस्ट्री नहीं है, लेकिन मैं तो पढ़ाता हूं, मुझे तो पता है ना क्या है वहां पे। और सेम यही चीज यहां पर है। राणा सांगा युद्ध भूमि में आ गया, अब इसके सैनिकों के लिए आसान हो गया, अरे वो रहा सांगा, और लगे साहब धड़ाधड़ तीर चलाने तीर चलाने तीर चलाने, कैसे ही करके सांगा तक पहुंच गए। और इतने में एक तीर सांगा की आंख में लगता है
और सांगा वही दड़िन्ना नीचे गिर गया साहब। और उधर बाबर अपनी आत्मकथा में लिखता है कि साहब ये सांगा के सैनिक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तोप गोला खत्म होने के कगार पर था। अगर थोड़ी देर युद्ध और चलता तो तोप गोला खत्म हो जाता, और तोप गोला खत्म होते ही उसके बाद में मेरे पास में कुछ भी नहीं था, और वो युद्ध वहीं खत्म हो जाता। लेकिन इतने ही मेरे किसी सिपह सालार ने आकर के मुझे यह कहा कि साहब राणा सांगा के तीर लग चुका है और सांगा अब युद्ध भूमि में नहीं है। और मैंने उसी टाइम अपनी सेना को यह आदेश दिया कि जाकर के जो है वो बजा जीत का बिगुल बजा दो और तोपों की जो बारिश कर रहे हो उसको रोक दो। क्योंकि अभी तक राणा सांगा के सैनिकों को यह मालूम ही नहीं है कि सांगा को बाहर ले गए क्या। और इन्होंने युद्ध भूमि, इन्होंने जीत का बिगुल बजा दिया, तोपों के गोले बरसा रहे थे वो रोक दिए। वो वैसे ही खत्म होने ही वाले थे, उन्होंने पहले रोक दिए। क्या संदेश गया सामने कि तुम्हारा नेता तुम्हारे मैदान में नहीं है और तुम सब हार चुके हो। और वहीं ये युद्ध समाप्त हो जाता है। तो राणा सांगा को जब बाहर ले गए तो मुकुट धारण किसने किया था? राणा सांगा का झाला अज्जा ने धारण किया। लेकिन वो चीजें ज्यादा देर नहीं चलती, थोड़ी देर में झाला अज्जा की भी मृत्यु हो जाती है और ये युद्ध खत्म हो जाता है। ये मालदेव और ये सब जो है वो राणा सांगा को बाहर लेके चले गए थे और इस तरह से ये युद्ध समाप्त हो जाता है। तो यहां कई खामियां हमें नजर आएगी कि जैसा अब क्या क्या खामियां रही। अब अच्छे से सुनिएगा, पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं। सबसे पहला तो यह है कि राणा सांगा की जो सेना है, मैं इधर ही लिख देता हूं। मैं जब इतिहास पढ़ा था ऑफलाइन के अंदर, जब क्लासें चलती है तो वहां स्टूडेंट में इतना जोश आ जाता है भयंकर, कई दिनों तक उनके ये टॉपिक दिमाग से निकलते नहीं है। वो रात दिन उनके दिमाग में टॉपिक चलते रहते हैं और मुझे कहते हैं कि सर सपने में आप नजर आते हो जैसे युद्ध भूमि में आप खड़े हो और युद्ध कर रहे हो और कह रहे हो कि जय महास्मतीर, चलो युद्ध करो, और जय महाकाल, ऐसे करते हुए दिखते हो सपने में भी। तो बड़े मजेदार मजेदार किस्से होते हैं ऑफलाइन के। तो अब क्या क्या जो है, तो राणा सांगा की जो सेना है उनमें एक रूपता का अभाव था, क्योंकि जो सेना है वो अपने अपने जो सरदार थे उनके नेतृत्व में थी और वो जो उनका आदेश होता था वो जिस तरह से करते थे कोशिश की इस तरह से लड़ना है, सबकी अपनी अलग अलग क्या होती थी, तैयारियां होती थी। दूसरा, राणा सांगा बयाना युद्ध के बाद में जो अपना 1 महीना खराब किया, ये देखिएगा, कारण पूछेगा आपसे कि राणा सांगा के हार के कारण क्या थे, ये आपको पता होना चाहिए एक एक पॉइंट। तो 1 महीना जो अपना समय व्यर्थ गवाया भुसावर में वो, और भुसावर की आपको एक खास चीज बता दूं, भुसावर का अचार बहुत प्रसिद्ध है। यहां जयपुर में जो ये जब भी कोई मेला वगैरह लगता है तो उसमें अचार जो आते हैं उसमें भुसावर के काफी अचार, भुसावर के अचार बहुत आते हैं और मैंने लिया भी है भुसावर का अचार, काफी अच्छा होता है। हालांकि कभी मैं अचार खाता नहीं हूं, लेकिन जब बाहर मेले वगैरह में जाता हूं तो कुछ चीजें मुझे अच्छी लगती है वो खरीद लेता हूं। बुक्स तो हमेशा खूब सारी लाता हूं, बुक्स पढ़ने का इतना शौक है कि मैं कभी बाहर भी जाता हूं तो मेरे बैग के अंदर 2-4 बुक्स हमेशा रहती हैं। चाहे ये किताबें हो, नई किताब हो, या कोई भी किसी अ, अच्छे व्यक्ति के द्वारा लिखी हुई कोई भी पुस्तक है। बहुत सारी किताबें आती है दुनिया में जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तीसरा है बाबर की नवीन युद्ध प्रणाली। ये तुलगमा पत्ती, उस्मानी पत्ती, युद्ध में बैलगाड़ियों का ये प्रयोग, तोप खाना, सारी ये पहले इधर वाले ये सांगार, ये इधर वाले सैनिक जानते ही नहीं थे क्या होता है। और राणा सांगा का युद्ध भूमि में स्वयं उतर जाना बहुत बड़ा कारण था। ये बहुत बड़ा, मेरी नजर में अगर मैं कहूं तो सबसे बड़ा कारण यह था कि राणा सांगा का युद्ध भूमि में उतर जाना। इसके अलावा तो युद्ध भूमि में खुद उतर जाना, कुछ कहते हैं जो सलहदी तंवर था उसका राणा सांगा के साथ विश्वासघात करना, लेकिन इस कारण को कोई इतना बड़ा नहीं मानते। और कहते हैं जो इतिहासकार ये कहते हैं कि सलहदी तंवर बाबर की तरफ मिला भी उस समय था जब युद्ध पूरा हाथ से निकल चुका था। अगर मिला भी था तो सलहदी तंवर का थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि ये विश्वासघाती के रूप में नाम आता है। बाकी ये मुझे तो ऐसा कोई इसमें नजर जो है वो नहीं आया। इतिहासकार भी ये कहते हैं कि इसका कोई ऐसा कोई रोल नहीं है कि इसकी वजह से पूरा युद्ध ही पलट गया हो, ऐसा नहीं है।
अगर मिला भी होगा तो युद्ध भूमि के लास्ट में, युद्ध के लगभग आ ही चुका था परिणाम, तब जाकर के ये उसकी तरफ चला जाता है। एक और कारण आता है कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को सहयोग नहीं दिया था। अगर वो पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को उसके साथ बात करता, सांठगांठ करता, तो फिर उसका सहयोग करता और दोनों आपस में मिल जाते, तो इतिहासकार ये कहते हैं कि बाबर शायद आक्रमण ही नहीं करता, पानीपत का युद्ध ही नहीं होता। भाई जब उसको पहले, क्योंकि सांगा के बारे में बाबर बहुत पहले ही सुन चुका था और इब्राहिम लोदी के बारे में भी सुना था, तो अगर दोनों आपस में मिल जाते कि दोनों ने संधि कर ली, तो इतिहासकार कहते हैं शायद बाबर आक्रमण करने का साहस ही फिर नहीं कर पाता, वो तो साक्षात मृत्यु होती फिर। तो इस तरह से ये होता है और ये युद्ध समाप्त हो जाता है। अब सांगा का क्या हुआ, तो यहां ये देखिएगा, सांगा को ये खानवा के मैदान में जो यहां ये युद्ध था, इसके बाद में सांगा को लेकर के जाते हैं दौसा। दौसा में बसवा स्थान पड़ता है, यहां पे बसवा में ले जाकर के, और चूंकि राणा सांगा क्या हो गया था, बेहोश हो गया था, तो बसवा में ले जाकर के घावों का इलाज हुआ और सांगा को होश आता है बाद में। तो सांगा ने जो ही होश आया, कह रहा है बाबर का साहब पूछो ही मत क्या हुआ, सब खत्म हो चुका है, हम हार चुके हैं और सब खत्म हो चुका है। राणा सांगा को इतना गहरा सदमा लगता है, राणा सांगा इस चीज को पचा नहीं पा रहा था। देखिए जोशीला था, हिम्मतवान था, महत्वाकांक्षी था, सुल्तानों को दो बार इब्राहिम लोदी को हरा दिया, मालवा वाले को हरा दिया, 18 युद्धों का विजेता, पूरा राजपुताना एक। वो सांगा इस चीज को पचा नहीं पा रहा था, क्या वास्तव में हम हार गए, क्या वास्तव में हार गए, सबने कहा सब हार गए। सांगा को बहुत गहरा सदमा लगता है और सांगा फिर यहां से वापस चित्तौड़ नहीं जाएगा। यहां से सांगा चित्तौड़ गया ही नहीं कभी आप वापस। और राणा सांगा यहां से आ जाता है रणथंबोर। रणथंबोर दुर्ग भी इसी का ही था, सांगा का। और जो राणा सांगा की रानी थी कर्मावती, तो कर्मावती को ये रणथंबोर का दुर्ग सौंप दिया था राणा सांगा ने कि तू संभाल इसको, कर्मावती और अपने बेटे को। तो कर्मावती, तो अब ये इधर आ जाता है रणथंबोर, यहां से वापस नहीं जाता। और रणथंबोर में आने के बाद में ये प्रण करता है, तो उसमें आने के बाद में अब ये प्रण करेगा ये कि मैं एक तो सिर पे पगड़ी नहीं पहनूंगा और दूसरा मैं चित्तौड़ वापस नहीं जाऊंगा। कब तक? जब तक इस बाबर को मैं या तो मार नहीं दूं या इस हिंदुस्तान से बाहर नहीं भगा दूं। अब देखिए, जहां सब कुछ खत्म हो चुका है, गिने चुने सैनिक बचे हैं और जो सरदार वगैरह थे, ये मालदेव था जैसे यहां का मारवाड़ से आया हुआ, ये वापस चला गया था। बीकानेर वाला था कल्याणमल, वो वापस चला गया था। तो जो आए हुए थे, जो बचे हुए थे, वो सब अपनी अपनी जगह चले गए। युद्ध तो समाप्त हो चुका था। अब सांगा कह रहा है मैं जाऊंगा, साथ वाले सरदार कह रहे हैं साहब हम तैयार ही नहीं, आप क्या मतलब कोई मजाक थोड़ी है, जब सब कुछ हमारे साथ था तब हम नहीं जीत पाए, आप कह रहे हो चलो 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 चलो। और अगर व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो सांगा के सरदार अपनी जगह सही थे और सांगा इस चीज को पचा नहीं पा रहा था कि नहीं, मैं मरना मंजूर है लेकिन मैं इस चीज को नहीं पचा पा रहा। मैं मेवाड़ जाकर के लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं, कि जो सांगा गर्व के साथ, आन बान शान के साथ में, जिसके दरबार में 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार, पूरा राजपुताना जिसके नीचे बैठता था दरबार में, आज वो सांगा क्या मुंह लेके जाएगा वापस। कुछ व्यक्तियों का स्वाभिमान इतना बड़ा होता है कि मृत्यु भी उनके लिए कुछ भी नहीं होती, उनको मरना मंजूर होता है। मृत्यु भी उनके लिए एक क्षणिक चीज है, लेकिन वो उस हार को और गर्दन झुकाना कभी भी पसंद नहीं करते, देख ही नहीं सकते उस चीज को, वो अपने आप को महसूस ही नहीं कर सकते कि मैं वापस इस तरह से हारा हुआ वापस जाऊं। तो अब आगे होगा क्या? सांगा को सूचना मिलती है कि बाबर जो है, जो मेदिनी राय के साथ युद्ध करने के लिए आगे, मेदिनी राय को और हराने के लिए, मेदिनी राय भी जिंदा बचा था इस युद्ध में और मेदिनी राय एक बहुत मजबूत सरदार था और बाबर को अब लग रहा था कि मेदिनी राय भी वापस अपनी जो शक्तियां हैं उसको बटोर रहा था। कहां पर? चंदेरी। तो बाबर अब आगे किधर जा रहा था? इधर, किसकी तरफ? मेदिनी राय की तरफ, चंदेरी की तरफ। तो राणा सांगा को एक अवसर नजर आता है कि मैं मेदिनी राय के साथ मिलकर वापस जो ये प्रयास करूं। राणा सांगा के सरदार जो हैं वो इसके समर्थन में नहीं थे। सांगा जिद पकड़ लेता है, छोड़ता नहीं है, तो बिना मर्जी से चलते तो हैं साथ में। लेकिन इधर यूपी साइड में एक जगह पड़ती है कालपी, वहां पर एक मैदान है इरिच का मैदान।
वहां ये रुकते हैं, रात को डेरा डालते हैं बीच में, सांगा ये इनके जो सैनिक हैं। इतिहासकार ये कहते हैं कि राणा सांगा के जो सैनिक, इनके सरदार, जो कि इस युद्ध के पक्ष में नहीं थे, वे राणा सांगा को भोजन के समय, भोजन से पहले फिर समझाते हैं, अरे साहब क्यों फालतू मरवा रहे हो सैनिकों को, आप चित्तौड़ चलो, हम वापस अपनी सेना को इकट्ठी करेंगे, अपने आप को मजबूत बनाएंगे और फिर युद्ध करेंगे। अब सांगा ये चीज मानने को तैयार नहीं है, और इनके सरदार बिल्कुल सही थे। सांगा को वापस आना चाहिए था, अपनी शक्ति को वापस बटोरना चाहिए था। सांगा ने नहीं किया, वो जाने को तैयार नहीं है। सांगा के साथियों ने ही सांगा को भोजन में विष दे दिया और राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। चंदेरी तक आगे गया ही नहीं, कालपी में ही राणा सांगा की मृत्यु हो गई। तो अब इनका जो शव है राणा सांगा का, वो लेकर के ये कहां आते हैं सभी, मांडलगढ़। और मांडलगढ़ के अंदर लाकर के राणा सांगा का दाह संस्कार होता है, और यही मांडलगढ़ में ही राणा सांगा की छतरी बनी हुई है। तो इस प्रकार से ये युद्ध समाप्त हो गया, और यहां से राणा सांगा का भी इस तरह से देहांत होता है 30 जनवरी 1528 को। और मैं राजस्थान के इन शासकों का, राणा सांगा का, कुंभा का इतना हार्डकोर फैन हूं, मतलब इतना हार्डकोर फैन हूं कि मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि क्या उस समय काश मेरा जन्म हुआ होता, हो सकता है हुआ हो, मैं युद्ध भूमि के अंदर भी रहा हुआ हूं। तो ऐसे लोगों को देखना ही, या यूं कहें कि राणा सांगा जैसे योद्धाओं के चरणों की धूल भी अगर अपनी माथे पर लगाने का अवसर मिलता तो शायद तो भी वो मेरा जीवन धन्य हो जाता। तो मैं बहुत हार्डकोर फैन हूं इन शासकों का। जितना आप इनको गहराई से पढ़ते हैं आपको, क्योंकि देखिए ये युद्ध करना इनकी कोई प्रवृत्ति नहीं होती थी भाई। आप इन चीजों को जब राजस्थान के शासकों के बारे में पढ़ेंगे, क्या इनमें योग्यता नहीं थी? क्या योग्यता तो थी, लेकिन ये कभी बहुत दूर जाना, पूरा दिल्ली पर कब्जा करना, पूरे हिंदुस्तान को फतेह करना, लूटना, ये इस तरह की चीजें नहीं करते थे। इनका अपना देश है, मेवाड़ है, बस अपना राजी खुशी रहो, आराम से रहो। अगर कोई परेशान, राणा सांगा का अगर इब्राहिम लोदी से युद्ध भी होता है तो अपने मेवाड़ को बचाने के लिए होता है। महमूद खिलजी सेकंड से युद्ध होता है तो मेवाड़ को बचाने के लिए होता है। राणा कुंभा, कुंभा के जो युद्ध हुए, कुंभा ने वही युद्ध किए जो मेवाड़ की सुरक्षा के लिए आवश्यक थे। खुद चला करके किसी के जाकर के और उससे युद्ध करना, यह कभी भी यहां के शासकों की प्रवृत्ति नहीं रही। तो यह सब समाप्त हो गया। और बाबर भी अपने ग्रंथ तुजु के बाबरी में लिखता है, कई बातें बड़ी जोरदार लिखता है। मैंने तुजु के बाबरी का जो हिंदी अनुवाद है मैंने पढ़ा है उसको, कई कई बातें इतनी जबरदस्त लिखता है बाबर उसमें। हालांकि सारी बातें सही नहीं है बाबर की, भाई खुद अपनी आत्मकथा लिख रहा है तो इंसान की जो खुद की कमियां वो क्यों लिखेगा। तो बाबर कई जगह बड़ी जोरदार, लेकिन फिर भी आपके सामने एक बहुत बड़ा यूं माना जाता है कि भाई जो आदमी उस समय खुद अपने हाथों से लिख रहा है तो काफी चीजें तो आपको जानकारी मिलती है। तो तुजु के बाबरी के अंदर बाबर ये लिखता है कि राणा सांगा बहुत बड़ा योद्धा था, और अगर सांगा के आने वाली 3 पीढ़ियां भी, सांगा के उत्तराधिकारी भी अगर सांगा जैसे होते, मतलब सांगा के बाद बनने वाले 3 शासक भी, उस समय लिखता है वो, क्योंकि सांगा के बाद में जो 2-3 बनेंगे वो तो फटाफट बना रहा हटा, फटाफट बना रहा हटा, ये स्थिति है। जो उदय सिंह बनेगा उसके बाद से थोड़ी स्थिरता आएगी, बाकी तो ये पहले जो भी बने तो ये तो फटाफट बन के निकल गए ये तो बाबर कहता है कि अगर सांगा के उत्तराधिकारी सांगा जैसे होते तो भारत में मुगलों की स्थापना कभी भी नहीं हो पाती। तो बाबर को तो पता था कि सांगा की क्या योग्यता है और सांगा क्या है, लेकिन बाबर ने सांगा के मरने के बाद में देख लिया था कि सांगा के जो उत्तराधिकारी थे वो वैसे नहीं थे। तो अब आगे हम इसको नोट्स में जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो काबुल के ज्योतिषी मोहम्मद शरीफ ने बाबर के ग्रह नक्षत्र विपरीत बताए थे, यह नाम याद रखना इस ज्योतिषी का। राणा सांगा युद्ध में घायल होता है, अतः झाला अज्जा ने मुकुट धारण किया। घायल सांगा को बसवा दौसा ले जाया जाता है। बसवा अभी का है, दौसा के अंदर है, उसमें जयपुर रियासत बोलते थे। तो कई जगह लिखा जाता है उस समय जयपुर के बसवा में ले गए, ये लाइन आपको लिखी मिलेगी। वो उस संदर्भ में है कि जयपुर रियासत में ले गए थे उस समय। तो ये दौसा वसार ये सब जयपुर रियासत का ही भाग था,
वर्तमान में दौसा जिला है। कौन कौन ले गए थे? मालदेव, राख्य राज ये लेके गए थे। सांगा होश में आने पर प्रतिज्ञा करता है। सांगा मेदिनी राय की सहायता हेतु चंदेरी प्रस्थान करता है, लेकिन सांगा के जो सरदार युद्ध के पक्ष में नहीं थे, कालपी के अंदर इरिच के मैदान में डेरा डाले हुए स्थान पर सांगा को विष दे देते हैं और 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। तो ये राणा सांगा के जो सरदार इनको राणा सांगा को जहर वगैरह देते हैं, तो कोई इतिहासकार इसकी आलोचना नहीं करते हैं इस घटना की। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वो डिसीजन उनका सही था, वो राणा सांगा की बहुत बड़ी गलती थी, वो वापस आने को तैयार ही नहीं है। और युद्ध हमेशा होश से जीते जाते हैं, जोश से नहीं जीते जाते। जोश से जीतने का तो परिणाम देख चुके हैं। दाह संस्कार कहां होता है? मांडलगढ़ में। सीधा का सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक भीलवाड़ा में मांडल जगह और है, आप ध्यान रखिएगा, वो मांडल अलग है। वहां का नाहर नृत्य प्रसिद्ध है। वो नाहर का मतलब होता है शेर। वो क्या करते हैं, शरीर पे जो है आदमी जो होते हैं वो क्या लपेटते हैं? रुई। और धीरे धीरे म्यूजिक बजता रहता है, वो धीरे धीरे हिलते रहते हैं और वो रुई उनके शरीर से थोड़ी थोड़ी गिरती रहती है और शेर का मुकुटो सा वैसे पहन लेते हैं। तो नाहर नृत्य, नृत्यों में जब पढ़ते हैं तो नाहर नृत्य आता है, आपके है सिलेबस में। तो वो मांडल का प्रसिद्ध है नाहर नृत्य। मांडल अलग है और मांडलगढ़ अलग है, ये ध्यान रखना इस चीज का। छतरी 8 खंभों की किसने बनवाई थी? अशोक परमार ने बनवाई। तो 8 खंभों की छतरी है। बाबर की जीत के कारण तुलगुमा पत्ती, उस्मानी पत्ती तोप खाने का प्रयोग करता है। 2 प्रमुख तोपचियों के नाम आते हैं, अली और मुस्तफा। बाबर ने युद्ध से पहले जिहाद की घोषणा की। युद्ध के उपरांत गाजी यानी धर्मयोद्धा की उपाधि धारण की और मृत शवों के सिरों की मीनार खड़ी की, ताकि जो सैनिक क्या हो जाए? खुश हो जाएं और शवों की, जो राजपूत योद्धा थे जो मारे गए थे, उनके सिरों की मीनार खड़ी कर देता है, यूं एक के ऊपर एक चिना करके। एक ये अलतमगा नाम का व्यापारी कर आता है, ये भी उसी दौरान ये खत्म कर देता है, जो कि ये मुस्लिमों पे लगता था। तो उनको खुश करने के लिए, सब उस टाइम इनको खुश करने के लिए करते हैं ताकि इसके सैनिक रुके रहें। तो अलतमगा व्यापारी कर जो होता था ये समाप्त कर दिया था, शराब के घड़े तुड़वा दिए थे। युद्ध के मध्य बाबर की सेना भाग खड़ी होती है और बाबर युद्ध स्थल पर भाषण देता है। राणा सांगा ने रानी कर्मावती को रणथंभौर का दुर्ग और 60 लाख रुपए की जागीर प्रदान की थी। तो रानी कर्मावती जो थी, वो कर्मावती से राणा सांगा का विशेष स्नेह था और रानी कर्मावती को रणथंभौर का दुर्ग देता है और 60 लाख रुपए की जागीर प्रदान करता है। सांगा अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट कहते हैं। देखिए, यह चीज पृथ्वीराज चौहान के लिए भी लिखी आती है। वो उस संदर्भ में आती है कि सल्तनत काल की स्थापना हो गई, तो वहां वो अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट के रूप में देखते हैं और यहां सांगा को भी एक अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट के रूप में देखा जाता है। हिंदूपत कहते हैं, हिंदूपत या हिंदूपति। भाई, सब हिंदुओं का एक ही नेतृत्व करने वाला एक ही नेता है, कौन? राणा सांगा। सैनिकों का भग्नावशेष, कर्नल टोड ने कहा है। तो शरीर पर कितने थे? 80 घाव थे। तो जब मैं बच्चा था, स्कूल कॉलेज में पढ़ता था, तो उस समय जब राणा सांगा के बारे में पढ़ते थे तो बड़ा सोचते थे, यार 80 घावों के साथ में राणा सांगा ने युद्ध किया था, कैसे किया होगा? उस टाइम इतना गहराई से यह अध्ययन इतना डीपली नहीं था। तो जब बच्चे थे तब पढ़ते थे तो बड़ा आश्चर्य होता था कि एक व्यक्ति, मतलब हिम्मत की अगर बात करोगे तो फिर राणा सांगा नंबर 1 है। राणा सांगा की टक्कर का कोई दूसरा नहीं है अगर हिम्मत और जोश की बात की जाए तो। ऐसा कहा जाता है कि सलहदी तंवर ने धोखा दिया था, तो इसका नाम भी आप ध्यान में रखना। तो इस तरह से ये युद्ध जो है ये समाप्त हो जाता है। अब राणा सांगा के बाद में देखिएगा, आपको जो सिलेबस है आपका, ये आपका सिलेबस है और इस सिलेबस में ये सारे टॉपिक हो चुके हैं। अब ये सांगा वाला पढ़ लिया हमने, अब हमको पढ़ना है प्रताप। तो अब बीच वाले जो हैं वो आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं थोड़ा सा फटाफट बता देता हूं कौन किसके बाद में आता है। बाकी बीच वाले पढ़ने की आवश्यकता नहीं, अब आपको प्रताप ही पढ़ना है। और फिर मेवाड़ का एक शासक और पढ़ना है, राज सिंह। तो कुछ 2-4 चीजें देख लेते हैं। राणा सांगा के जैसे कई रानियां थी, तो उसमें कुछ रानियों का मैं नाम वगैरह जो है मैंने आपको बता देता हूं। राणा सांगा की एक रानी का नाम था कर्मावती। ये कहां की रहने वाली थी? बूंदी की थी। तो मतलब कौन थी? हाडा थी। हाडा कौन थे? चौहान। और कर्मावती जो है, कर्मावती की संतानें हैं विक्रमादित्य और उदय सिंह।
क्योंकि आप में से जिन विद्यार्थियों ने, क्योंकि मेरे पास साइंस के स्टूडेंट बहुत हैं इस बार, एसएसटी वाले तो हैं ही हैं, वो तो हमेशा ही रहते हैं, साइंस के विद्यार्थी भी बहुत ज्यादा आए हैं इस बार, क्योंकि साइंस के विद्यार्थियों को फर्स्ट पेपर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और जब से साइंस के विद्यार्थियों ने यह कोर्स लिया है, डेली का जिस तरह से देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बहुत उनको लग रहा है, मतलब वास्तव में बहुत समझ में आ रहा है अच्छा, और आएगा, निश्चित रूप से आएगा। दिल खोल के पढ़ा रहा हूं आपको, अभी मैं एक एक कंसेप्ट को समझा रहा हूं और एक अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवा रहा हूं जो ऑथेंटिक बुक का है। तो उन्होंने क्या, या बीच में आपकी ये पढ़ने की कोई आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप देख लोगे तो आपके लिए समझने में सुविधा हो जाएगी। तो राणा सांगा का एक रानी का नाम था कर्मावती। ये जो मेवाड़ का दूसरा शाखा होगा वो इसी रानी कर्मावती के नेतृत्व में ही जौहर होगा। तो ये बूंदी की थी, और बूंदी के अंदर उस वक्त सूरजमल हाडा ये वहां का शासक होता है। अभी आगे जो भविष्य में क्या घटनाक्रम होगा तो आपको बताने के लिए बता रहा हूं कि कर्मावती का भाई है सूरजमल हाडा, ये बूंदी का शासक है। कर्मावती के दो बेटों के नाम आते हैं, एक विक्रमादित्य है बड़ा और छोटा है उदय सिंह। ये उदय सिंह वही है महाराणा प्रताप का क्या है, पापा। उदय सिंह वही उदय सिंह है, महाराणा प्रताप का पापा है ये। एक रानी का नाम था धनबाई या धनसी, ये मारवाड़ की थी, और इसके जो पुत्र थे उनके नाम थे भोजराज और रतन सिंह सेकंड। अब भोजराज जो है ये वही भोजराज है जो मीराबाई के पति हैं, और ये जो युद्ध होता है खानवा वाला, इसमें कहते हैं कि भोजराज की भी मृत्यु हो गई थी। तो वो कहते हैं, आपने कई जगह पढ़ा होगा, राणा जी भेजा विष का प्याला मीराबाई को परेशान करने के लिए। वो राणा जी यही विक्रमादित्य है ये। और चूंकि भोजराज की मृत्यु हो चुकी है, राणा सांगा की भी मृत्यु हो चुकी है, और मीराबाई जो है वो भगवान जो थे कृष्ण उनको अपना सब कुछ मानती थी। इस चीज से इस विक्रमादित्य को दिक्कत होती है, और विक्रमादित्य में कोई गुण नहीं था, एक अयोग्य व्यक्ति था। कर्नल जेम्स टोड भी एक हार्डकोर फैन होता है राजस्थान के राजपूत शासकों का, और खास करके मेवाड़ का। और कर्नल जेम्स टोड ये लिखता है, अब जो उसको पसंद नहीं है कर्नल जेम्स टोड को, उसके लिए लिखता है, अगर ये नहीं होता तो ठीक रहता, उसका नाम ही उड़ा देता है हूं। वो कहता है कि अगर मेवाड़ के इतिहास में विक्रमादित्य का नाम नहीं होता तो बहुत अच्छा रहता। एक जगह लिखता है कि राणा सांगा और महाराणा प्रताप के बीच में अगर उदय सिंह नहीं होता तो ज्यादा बढ़िया रहता। तो वो उसको जो जेम्स टोड को जो पसंद नहीं आता उसको उड़ा देता है, वो कहे ये नहीं होता तो ठीक रहता ये। क्योंकि वो एक होता है ना, जब आदमी इतना गर्व में डूब जाता है, यार क्या इतिहास है यहाँ का, कैसे कैसे योद्धा हुए हैं, मृत्यु को अपने ऊपर रख के चलते थे कि कौन सी मृत्यु कैसी मृत्यु। तो ऐसा हो जाता है, पिता बहुत योग्य होता है लेकिन संतानें कैसे निकल जाती है, कई बार निकम्मी संतानें निकल जाती हैं। तो भोजराज की मृत्यु हो ही गई थी। अब राणा सांगा के बाद में गद्दी पर कौन बैठता है, ये रतन सिंह सेकंड बैठता है। ये ध्यान रखना। अब राणा सांगा के बाद में राणा सांगा का पुत्र रतन सिंह सेकंड, यही बड़ा बेटा होता है, गद्दी पर बैठ गया 1528 से 1531 तक। 31 में क्या हुआ, ये बूंदी का सूरजमल हाडा जो है, तो यहां एक बार ये जाता है, अहेरिया उत्सव होता था, शिकार, जो शिकार वगैरह खेलने के लिए जाते थे। तो अहेरिया उत्सव के दौरान अचानक दोनों में आपस में झगड़ा हो जाता है और दोनों ही लड़ते हुए मारे जाते हैं, दोनों ही मर गए। उसके बाद की क्या कहानी है, राणा विक्रमादित्य गद्दी पे बैठता है 1531 से लेकर के 36 तक। अयोग्य था, आयु कम थी, ज्यादा आयु नहीं थी, तो सारा शासनभार कौन संभालता है, इस राणा विक्रमादित्य की माता कर्मावती, उसने शासनभार संभाला और बहुत अच्छे से नेतृत्व करती है। अब गुजरात का जो बहादुर शाह है वो 1533 में आक्रमण करता है, जो मैंने बताया था राणा सांगा के समय का बताया था कि बाद में बहादुर शाह बनेगा भविष्य में। तो देखिए, जब ये गुजरात में उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था तो ये बहादुर शाह अपनी जान बचा के भागा था, और राणा सांगा ने अपने फैमिली मेंबर की तरह इसको काफी समय तक, कई वर्षों तक अपने पास में रखा था बहादुर शाह को। और कैसा विश्वासघाती है कि राणा सांगा की मृत्यु हो गई, ये इधर गुजरात का शासक बन गया और उसी अब मेवाड़ पर आक्रमण कर रहा है, क्योंकि इसको पता है कि वहां संभालने वाला कोई नहीं है। इंसान की फितरत बहुत घटिया होती है, बहुत ज्यादा घटिया। तो
ये जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो तब यहां कई इतिहासकार आता है, पॉलिटिकल साइंस भी बहुत गहराई से और बहुत अच्छे से पढ़ा है मैंने। मैकियावली और पढ़ता है, वो इंसान की फितरत का वर्णन करता है। वो मैकियावली एक जगह एक लिखता है कि इंसान इतना स्वार्थी होता है कि वो, और उसको पैसे से इतना मोह होता है कि वो अपने पिता के खूनी को माफ कर सकता है, लेकिन अपना पैसा अगर किसी को उधार दिया हो या उसका पैसा कोई छीन के ले जाए, उसको भूल नहीं सकता, उसको माफ नहीं कर सकता। इंसानी फितरत का बड़ा खतरनाक वर्णन करता है ये कहता है मनुष्य स्वभाव से है ही स्वार्थी। नकारात्मक जो खूबियां हैं वो मनुष्य में अधिक हैं। तो ये 1533 में आक्रमण करेगा, लेकिन संधि करके लौट गया। रानी जो ये होती है कर्मावती, इसको कोई चारा नजर नहीं आया, और इसने क्या किया, जो रणथंभौर दुर्ग था वो इसी के पास में था, इन्हीं के अधिकार में था, मेवाड़ वालों के। तो रानी कर्मावती ने रणथंभौर का दुर्ग सौंप दिया इस बहादुर शाह को कि ले भाई तू ले जाइए, जो ये लेके तो क्या जा, पर रणथंभौर अब तुम्हारा है, और खूब पैसे वैसे देके लौटा दिया। संधि करके लौट गया, लेकिन इसकी नीयत फिर खराब हो गई। 1534 में पुनः आक्रमण करता है रूमी खां के नेतृत्व में, और वही अक्टूबर नवंबर के आसपास का समय होगा, और 1535 के फरवरी मार्च के आसपास ये इसको विजिट कर लेगा, क्योंकि इस समय कोई चारा नजर नहीं आया। और रानी जो कर्मावती है वो सहायता के लिए हुमायूं को राखी भेजती है। ये आप उस समय की स्थिति देखेगा कि 1535 की क्या स्थिति है। 1535 की स्थिति यह है कि हुमायूं जो कि बाद में मुगल बनता है, मुगल शासक है, ये खुद, खैर ये वीडियो फिर लंबा चला जाएगा, इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे क्या घटनाक्रम होता है, क्या होता है, वो आगे जब महाराणा प्रताप का हम टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां मैं कुछ बेसिक चीजें आपको पहले समझा दूंगा। तो मेवाड़ का शाखा वगैरह दूसरा होगा, क्या कैसे हुआ है, ये आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।